जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है पढ़ाई। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं, जहाँ पे यूपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे वो आईएएस का हो, सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका पहले डिटेल से एनालिसिस करते हैं, उसके ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं ए बी सी ऐसे, और फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन आईएएस में पूछा है तो वो क्वेश्चन सीडीएस में कैसे रिपीट हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन सीडीएस में पूछा है तो वो क्वेश्चन आईएएस में कैसे रिपीट हो रहा है, ये सबको देखते हैं इस सीरीज में। और जहाँ पे हम लोग 40,000 प्लस पीवाईक्यू करेंगे, मतलब पीवाईक्यू मास्टर कर लेंगे आप, तो आपका प्रीलिम्स श्योर हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा। आप लोग जो भी स्टैटिक पढ़ रहे हो वो पढ़ते जाओ, लेकिन साथ में पीवाईक्यू को करते जाओ। पीवाईक्यू अगर एक बार ढंग से कर लोगे तो एक ही बार में एग्जाम निकल जाएगा प्रीलिम्स का। मेंस के लिए आपको फिर से अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए कभी और चर्चा करेंगे। तो अभी पीवाईक्यू के लिए हमने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था। अभी क्वेश्चन का बात है क्वेश्चन नंबर 6 से। आप लोग उम्मीद है पिछले वाला वीडियो को देखे होंगे और पिछले वाले वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और जो लोग वीडियो देखते हैं जिसको पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग के लिए इसी चैनल पे ना ये जो आ रहा है यहाँ पे वाटर मार्क, मधुजीत आईएएस नाम का, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ को वहीं पे मिल जाएगा आप सभी को। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियां के क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ये क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम गंगा रिवर सिस्टम का देखेंगे कि इसका कौन कौन सा सहायक नदी है, कैसे ये गंगा नदी बना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। पहले ये वाला एक मैप है। गंगा नदी बनने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ से एक निकलती है नदी। गंगा नदी ऐसा कोई नदी नहीं है, स्पेसिफिक नदी नहीं है। गंगा नदी अलग अलग ग्लेशियर से जो निकल के नदी बनी है, उसको सबको मिला के गंगा बना है। और फिर गंगा का सहायक नदी अलग है। तो यहाँ से पहले देखते हैं, ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से क्या निकलता है, धौली गंगा। धौली गंगा आगे बढ़ता है कहाँ तक, विष्णु प्रयाग तक। विष्णु प्रयाग तक जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर केदारनाथ से क्या आता है, अलकनंदा आता है। केदारनाथ से अलकनंदा आके इसमें मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिलता है, तो ये क्या बनाता है, ये विष्णु प्रयाग बनाता है। फिर इस दोनों के मिलने से जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे नंदाकिनी नदी आके यहाँ पे मिलती है। जहाँ पे नंदाकिनी मिल रहा है मतलब नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन सा आके मिला, नंदाकिनी। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है, तो नंदाकिनी के बाद बढ़ता है आगे, पिंडार नदी आके मिलता है। और पिंडार नदी कहाँ आके मिल रहा है, कर्ण प्रयाग में। तो पिन कहाँ पे लगाते हैं, कान में, तो कर्ण प्रयाग। उसके बाद फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, गंगोत्री से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ पे आके मिलती है, रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से रुद्रप्रयाग में आके ये मिल गया। फिर यहाँ से निकलता है भागीरथी। भागीरथी कहाँ पे मिलता है, देव प्रयाग में। उसके बाद इस गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद इस गंगा नदी का निर्माण होता है। समझ में आ गया गंगा नदी कैसे कैसे बनता है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, पहले कहाँ से निकला है नदी, सबसे पहले निकला बद्रीनाथ से धौली गंगा। ठीक है, उसके बाद केदारनाथ से अलकनंदा, उसके बाद गंगोत्री से मंदाकिनी, उसके बाद फिर क्या निकला, भागीरथी। उसके बाद ये सब जहाँ आके मिलता है, जैसे जैसे आप देखोगे, केदारनाथ से जो अलकनंदा निकला है, ये वाली नदी, ये वाली केदारनाथ से जो अलकनंदा निकला है, और ये धौली गंगा कहाँ पे आके मिल रहा है, विष्णु प्रयाग में। ऐसे भी विष्णु जी का रंग कैसा होता है, धौली, मतलब उजला, ऐसे समझ लीजिए, धौली प्रयाग में आके मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, ये दोनों नदी मिलके फिर क्या बना देगा, यहाँ से जैसे आगे बढ़े, यहाँ से आके मिल गया नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी कहाँ मिला, नंद प्रयाग में। फिर यहाँ से जैसे आगे बढ़े तो यहाँ से मिल गया पिंडार नदी। पिंडार नदी कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। फिर यहाँ से गंगोत्री से आया मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिला है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद फिर भागीरथी। भागीरथी देव प्रयाग में। उसके बाद बनता है गंगा नदी। गंगा नदी सिस्टम उसके बाद बनता है। अब जब गंगा नदी बना तो गंगा नदी यहाँ पे यही लिखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकला। तो गंगा नदी के जस्ट बगल में एक और नदी बहती है, उसका नाम है यमुना। क्या नाम है उसका, यमुना नदी। यहाँ पे देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकल रहा है।
यमुनोत्री ग्लेशियर से जैसे ये निकलता है तो इसका एक सहायक नदी आके इसमें मिल जाता है जिसका नाम है टोन्स। यहाँ पे देखो ये नाम है टोन्स। टोन्स इसका सहायक नदी है। तो इसके बाद ना ये आगे बढ़ते रहता है और फिर ये जाके इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में आके ये गंगा नदी में मिल जाता है। लेकिन प्रयागराज में मिलने से पहले यमुना नदी का भी बहुत सारा सहायक नदी है। जैसे जैसे कि यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से पहला है बनास, फिर चंबल, फिर काली सिंध, पार्वती, ये सभी मिल जाते हैं तो यही बनाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गंगा नदी की दाहिनी ओर से कौन कौन से नदी बहती है तो दाहिनी ओर से कौन कौन सा नदी है, और ऑप्शन में दे दे बनास, चंबल, तो ये यमुना की नदी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, बनास, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, ये सब कहाँ पे मिलता है, ये कौन से तरफ से मिल रहा है। देखिए दाहिनी तरफ कैसे है, कोई भी नदी अगर ऐसे बह रहा है तो आप अपने हिसाब से बताइए, आप अपने मतलब उसका मुख देखिए और अपने आप को वहाँ पे रख के देखिए तो पता चलेगा लेफ्ट राइट कौन सा है। अगर अगर आपका जो लेफ्ट होगा वही नदी का लेफ्ट, और अगर आपका जो राइट है वही नदी का राइट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, आप खुद से वो कर सकते हैं कि लेफ्ट कौन है। आपका लेफ्ट जो होगा वो नदी का लेफ्ट होगा, आपका राइट जो होगा वो नदी का राइट होगा। तो दोनों को ऐसे समझिएगा, लेफ्ट से कौन कौन बह रहा है, बनास, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और सोन। अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट से कौन है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और उसके बाद ना जैसे ये बंगाल में आता है तो बंगाल में ये दो खंड में बट जाता है। यहाँ से देखिएगा तो ये हुगली हो गया और इधर ये बन जाता है पद्मा। और यहाँ से एक दामोदर नदी है। दामोदर नदी किसका सहायक नदी है, तो हुगली का। हुगली ये वेस्ट बंगाल में जब जाओगे तो वहाँ से निकलता है, गंगा गंगा से ही कट के अलग धारा इसका निकल जाता है। और एक धारा कहाँ पहुँच जाता है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो नदी जाता है उसको क्या बोल देते हैं, पद्मा बोल देते हैं। और जो भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है उसको हुगली बोलते हैं, उसका सहायक नदी दामोदर। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि गंगा नदी सिस्टम है क्या। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखें, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये गंगा में मिलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। ये पहले पूछ रहा है कि कौन सा नदी पहले मिलता है, कौन सा नदी बाद में मिलता है। तो पहले अगर ऑप्शन ए देखें, ये बोल रहा है घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। अगर देखें यहाँ पे तो गोमती यहाँ पे है, और गोमती से पहले भी कौन सा है, रामगंगा। अच्छा, इसको कलर हम दूसरा कलर से कर दे रहे हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले है रामगंगा, रामगंगा के बाद कौन आके मिल रहा है, गोमती। तो रामगंगा तो इधर ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं रामगंगा। तो कहने का मतलब पहले मिलेगा कौन, गोमती। यहाँ पे गोमती है तो पहले गोमती को मिलाएं तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दोनों में कोई सही होगा। घाघरा तो यहाँ पे है, घाघरा गोमती के बाद है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पहले मानते हैं जैसे ये गंगा नदी है, ये आपका हुआ रामगंगा, रामगंगा के बाद ये हुआ आपका गोमती। ठीक है, ऐसे समझिए, बड़ा बड़ा से समझिए। गोमती के बाद ये हुआ आपका घाघरा, फिर ये गंडक। ठीक है, तो आप लोग खुद बताइए, उसके बाद एक नदी और आके मिलेगा, ये कोसी। अच्छा, तो आप लोग से हम एक बात पूछ सकते हैं कि ये जो सहायक नदी है गंगा, गंगा का जो सहायक नदी है, सबसे पहले कौन नदी आके मिला है, कौन। तो सबसे पहले रामगंगा, यहाँ पे लिखिए ये रामगंगा है। उसके बाद कौन है, गोमती, गोमती। उसके बाद गोमती के बाद देखिए यहाँ पे है घाघरा, घाघरा यहाँ भी है, घाघरा यहाँ भी है। तो अब घाघरा यहाँ पे है क्या, ये रहा घाघरा। तो घाघरा, घाघरा, घाघरा के बाद कौन सा नदी है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो गंडक बोल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो कोसी बोल रहा है। लेकिन घाघरा के जस्ट बाद देखिए कौन सा नदी है, गंडक है, गंडक। कोसी बाद में है, कोसी तो बाद में है। यहाँ पे देखिए, ये अगर मैप क्लियर नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। ये कौन सा है, घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, ये गंडक है, उसके बाद कोसी है। तो घाघरा के बाद कौन सा नदी होगा, गंडक होगा, गंडक, गंडक उसके बाद कोसी। तो कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन क्या है, ये सही है और ये गलत है। समझ गए कैसे गलत हुआ और ये कैसे सही है।
ऐसे बेहतर तरीके से समझते रहिए। और जो लोग नोट बना रहे हैं उसको अगर एक चीज़ लिखाएं तो एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिए इसी क्वेश्चन में लिखिए। तो ये गंगा नदी जो है ना, भारत के बेसिन का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कितना है? सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसका लगभग 26% भूभाग, 26% लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लिखा दें, रुकिए आपके साथ हम भी लिखते हैं, और अगर जो नहीं लिख रहे हैं उसको ना नोट दे देंगे, ठीक है। गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है। देखिए, आप हर एक क्वेश्चन का अगर ऑप्शन एनालिसिस कीजिएगा तभी एग्ज़ाम में कुछ कर पाइएगा, ठीक है। अगर नहीं तो जो ऐसा नहीं कीजिएगा, एग्ज़ाम देख रहे हैं कैसे कैसे टफ हो रहा है। ये कुल भूभाग का कितना परसेंट है? 26%, ठीक है, 26%। और ये लगभग लगभग 43% आबादी को कवर करता है। लगभग 43% आबादी को क्या करता है? कवर करता है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। 26% के लगभग इसका बेसिन का एरिया है, और लगभग 43% आबादी को क्या करता है? कवर करता है। और ये कौन कहाँ से निकलता है? जल्दी बता सकते हैं आप लोग? गोमुख हिमानी से, उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टानों के अपक्षय के कारण में से एक कारण वर्षा है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो देखिए, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को पढ़िए और उस लैंग्वेज में क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फिर क्या कह रहा है, अभी समझेंगे ये चट्टान के अपक्षय क्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विकल्प को देखते हैं। इसका विकल्प 1 2 3 3 विकल्प दिया है। उसके बाद कह रहा है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि चट्टान का अपक्षय कैसे होता है। मानिए यहाँ पे ये कोई चट्टान है, ठीक है, ये कोई चट्टान है। यहाँ पे क्या निकलता है? सूर्य, जिसको सूरज बोलते हैं। सूरज निकला, इस पे क्या पड़ा? किरण पड़ा इसका सूरज का। ये गर्मी हुआ, गर्मी में क्या हुआ? ये फैलने लगा। गर्मी में क्या हुआ? ये गर्मी के कारण चट्टान फैल गया। फिर जब ठंड हुआ तो ठंड में ये चट्टान क्या हुआ? सिकुड़ गया। तो एक बार ये फैल रहा है, एक बार क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। उसके बाद जब बारिश होती है, जब बर्फ़ गिरते हैं, तो इसके जो ऐसे होल रहते हैं ना, जो जैसे ये होल है, ठीक है, इसमें अगर बर्फ़ जम गया तो बर्फ़ जमने के बाद जैसे जैसे हार्ड होते जाता है तो पत्थर को धीरे 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 क्या करता रहता है? तोड़ते रहता है। तो कहने का मतलब, उसके बाद एक चीज़ और होता है, केमिकल जितने भी रिएक्शन होते हैं, अगर मान लीजिए कोई लोहा का चट्टान है, लोहा वाला, फेरस वाला, तो उस पर आपको देखिएगा ना कि वो लाल लाल दिखेगा, लाल लाल, क्योंकि उस पर जंग लग जाता है। तो वही हम बता रहे हैं कि धूप से, उसके बाद ठंडी से, उसके बाद रासायनिक क्रिया से, इन सारे क्रिया से क्या होता है? चट्टान का अपक्षय होता है। अपक्षय, वेदरिंग जिसको बोलते हैं, वेदरिंग होता है, मतलब चट्टान के अपक्षय होते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है ना कि चट्टान के अपक्षय के कारण में से एक कारण ये भी है, वर्षा। बिल्कुल सही है, वर्षा भी एक कारण है। वर्षा क्या, उसके बाद सूर्यताप, ठंडी, बर्फ, रासायनिक क्रिया, बहुत सारे कारण हैं। तो चट्टान के अपक्षय में से एक कारण कौन सा है? वर्षा। बिल्कुल सही है ये। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है? वर्षा के जल में, वर्षा के जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहता है। बिल्कुल सही बात है। वर्षा के जल में घोल के रूप में क्या विद्यमान रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहता है। और फिर देखते हैं क्या तीसरा क्या कह रहा है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। वर्षा के जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या होता है? विद्यमान होता है। ये भी सही है। कहने का मतलब तीनों कथन सही है, और तीनों कथन मिलके कथन एक का क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन जिस तरह से ये डिजाइन किया है ना, यूपीएससी एकदम मस्त है। कोई कोचिंग वाला ऐसे डिजाइन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है
कथन 1 और कथन 3 दोनों सही है, मतलब ये भी सही है, वर्षा के जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कथन 3 में वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद ये दोनों मिलके कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, कथन 1 इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि चट्टान का अक्षय कैसे होता है, और जो जिसको नहीं पता है जाके ज्योग्राफी का बुक पढ़िए। अगर यहाँ पे हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताने लगे पूरा, अगर यहीं पे ज्योग्राफी पढ़ाने लगे तो फिर ये ज्योग्राफी का लेक्चर बन जाएगा, ना कि ये PYQ का होगा, ठीक है। तो जो इजी इजी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मतलब एक एक मिनट 2 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, उसको हम करवा देते हैं यहीं पे सोल्व करवाते हैं। और जो ज्योग्राफी पढ़े हैं उसको पता होगा अक्षय कैसे होता है चट्टान का। जो नहीं पढ़े हैं ज्योग्राफी, जाके पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और ये PYQ का सीरीज जो है ये भी देखते रहिए, फिर बेटर समझ में आएगा। चलिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, 4 ऑप्शन दे रखा है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो विकल्प कैसे दे रखा है, केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो ये ना, इस प्रकार का विकल्प क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड करता है। ये देखेंगे ना तो 2 ही देश है जो कि उत्तरी सागर से लगता है, ठीक है। उत्तरी ये समुद्र जो है इससे 2 ही देश लगता है। कौन कौन सा 2 देश है, पहला है नॉर्वे, पहला कौन सा है नॉर्वे, दूसरा कौन सा है जर्मनी। नॉर्वे और जर्मनी यही 2 देश है जो कि उत्तरी सागर से लगता है। उत्तरी सागर कहाँ, अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। लिख सकते हैं आप लोग कि उत्तरी समुद्र जो है या उत्तरी सागर जो है, लिखिए उत्तरी समुद्र। अब अगर नेक्स्ट ईयर आ जाए ना कि उत्तरी समुद्र कौन से महासागर का हिस्सा है, तो आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी समुद्र या सागर दोनों एक ही बात है, सागर के बदला हम सामर लिख दिए हैं। उत्तरी समुद्र या सागर किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का। ऐसे ऑप्शन में आ जाए ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये अटलांटिक महासागर का कैसा हिस्सा है। तो आपके PYQ में पूछा गया है, और ये हम बहुत PYQ में दिखाएंगे कि एज इट इज कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है। PYQ का क्या है, हिस्सा है। जिसको ये वाला PDF चाहिए जाइए उधर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आज डलवा देंगे सारा PDF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि इसमें 3 दिया है मिलाने के लिए। धुआंधार जलप्रपात जो है, यहाँ पे ये जलप्रपात है, उसके बाद ये क्षेत्र है, और ये नदी है। कहने का मतलब ये तीनों का तीनों आपको याद होनी चाहिए। अगर एक भी गलत है तो मतलब आप गए काम से। चलिए अगर हम देखेंगे कि इसमें सही कौन कौन सा है, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पर इसका क्षेत्र देखिए मालवा दिया है, जबकि ये गलत है। मालवा में नहीं, ये जबलपुर में है। कहाँ पे, धुआंधार जलप्रपात, यहाँ पे मालवा नहीं होनी चाहिए थी। ये मालवा को हटा के अगर इधर जबलपुर लिख देगा ना, जबलपुर, फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, जबलपुर, ठीक है। ये मालवा नहीं है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, जबलपुर में। नदी कौन सा है, नर्मदा। अच्छा उसके बाद हुंड्रू जो है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, ये रांची में। रांची में छोटा नागपुर का पठार जो है ना, बिल्कुल जैसे ये हुंड्रू है, छोटा नागपुर पठार बिल्कुल सही है। और ये किस नदी पे है, ये स्वर्णरेखा नदी पे है। ये कहने का मतलब ये सारे सही हैं, ऑल ऑल राइट हो गया ये। और फिर जोग गरसोप्पा देखेंगे तो जोग गरसोप्पा कहाँ है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, तो यहाँ पे नदी कौन सा दे रखा है, नेत्रवती, शरावती होनी चाहिए, शरावती। ये कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे। और यहाँ पे देख कौन सा रखा है, नेत्रवती, गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,